जब से आपसे बात किया आप थोड़ा कोचिंग से थोड़ा गुस्सा है, क्यों ऐसा? कोचिंग इसीलिए है कि कोचिंग से अगर बच्चों का करियर बनता होता, ओके, अगर 100 बच्चे हैं तो 100 के 100 पास होते, 100 में से 70 पास होते, 60 पास होते। आज तो 100 में से 5-10 हो रहा है जी। बराबर। वो बच्चे जो 5-7 बच्चे पास हो रहे हैं ना, वो खुद इंटेलिजेंट है। इसकी क्रेडिट कोचिंग क्लास वाले लेते हैं। टीए कोर्स की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आर्टिकलशिप ट्रेनिंग या प्रैक्टिकल पूरा प्रैक्टिकल, या जो आज के मेरे बच्चे अभी भी इसको सीरियसली नहीं लेते। हमारा टाइम पर हम सुबह 10 बजे ऑफिस पहुंचते थे और शाम का कोई ठिकाना नहीं था। सैटरडे संडे भी मुझे याद नहीं कि मैं कभी घर पे बैठा। ओके सर, सोल्यूशन की बात करते हैं पूरा, क्योंकि लोग समझेंगे कि हम सिर्फ प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, तो सोल्यूशन क्या है इसका? इसीलिए यूपीसीए गुरुकुल का निर्माण हुआ। जी। यहाँ पर सबसे पहले और आज की तारीख में जो हेल्थ वाली प्रॉब्लम, बच्चों को ग्रीन सब्जी पसंद नहीं, बराबर, धर्म के बारे में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं, स्पोर्ट्स के बारे में कोई ध्यान नहीं। आप मुझे ला के देता हूँ चैलेंज, ये पूरे भारत में जितने बच्चे सीए कर रहे हैं, और ना रिश्तेदारों के साथ आना जाना, ना हेल्थ वाइज, ना स्पोर्ट्स वाइज, ना कोई रिलीजियस, ये सारी चीज़ें नहीं है। बच्चा परेशान रहता है, थका रहता है, उसको मालूम नहीं मुझे क्या करना क्या नहीं करना। कोचिंग क्लास इधर है, 5 किलोमीटर दूर पर घर है, फिर ऑफिस है, तो ही इज नॉट एबल टू मीन्स अपने आप को एडजस्ट ही नहीं कर पा सकता है। सीए उत्तम प्रकाश सर का स्वागत है। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया। ओके सर, जब से आपके नाम के आगे सीए लगा है तो आपको क्या फीलिंग होती है? ऐसा है कि ये जो सीए नाम के आगे जो लगा है, मेरे ही नहीं, जब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट में था, हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी, हम जब चर्चा कर रहे थे, क्योंकि जिस मैं सी इंस्टीट्यूट का अध्यक्ष बना, वहाँ पे हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी थी। वो एक रेगुलेटरी बॉडी है। ओके। और इसकी स्थापना हमारे भारत का संविधान बना उसके पहले 1950 में बनी। मेरे मन में हमेशा ये रहता था, और एक प्रोग्राम गया जहाँ पर एक डॉक्टर भी थे, एडवोकेट भी थे, मैं भी था। तो जब उनको बुलाया गया तो वह एडवोकेट का नाम लिया, उसके आगे एडवोकेट बोला गया, डॉक्टर का नाम के आगे डॉक्टर बोला गया, और मेरा नाम जब पुकारा गया तो बोले उत्तम प्रकाश अग्रवाल आपके सामने आके भाषण देंगे। ओके। तो मैंने कहा कि मैं इस पूरे भारत में, विश्व में प्रोफेशन के नाम पर एक बहुत बड़े प्रोफेशन को बिलोंग करता हूँ, तो मेरे प्रोफेशन का बारे में जिक्र क्यों नहीं हो रहा है। हम जब कमेटी में गए, ऐसा बातचीत डिस्कस हुआ वगैरह, और सब ने हमने डिसीजन लिया कि अभी हर चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने नाम के आगे सीए लगाएगा। ओके। बड़ा गर्व महसूस होता है कि जो विश्व में एक इतना बड़ा प्रोफेशन है चार्टर्ड अकाउंटेंट का, और मैं उसका एक सदस्य हूँ। तो ये स्ट्रगल लाइफ आपकी कहाँ से स्टार्ट हुई? देखा जाए तो सीए आपने कब सोचा, कौन सी एज से सोचना स्टार्ट कर दिया? देखिए, मैं पहली बात तो ये स्ट्रगल जो लोग बातचीत करते हैं जी, लाइफ में कभी भी स्ट्रगल नहीं होता है, ये जर्नी होती है। और स्ट्रगल मतलब ये सुविधा असुविधा, अमीर गरीब, पैसा, अपॉर्चुनिटी मिलना, कोई ना कोई चीज़ के कारण लोगों की निगाहों में ऐसा लगता है कि इस बंदे ने स्ट्रगल किया। ठीक है। मैंने कभी किसी भी मोमेंट को स्ट्रगल नहीं समझा है। ओके, आपने एंजॉय किया? हर वक्त को मैंने एंजॉय किया, और यही मान के कि आज का जो समय मैं जी रहा हूँ वो समय मेरा है, और बहुत अच्छा समय है, क्योंकि मेरा समय निर्धारित करने वाला तो हमारा भगवान है। ओके। तो सर, ये ICAI है जिसमें आपने सत्यम जो स्कैम था उसको आपने पकड़ाया, तो वो कैसा था? नहीं, मैंने पकड़ा नहीं। जब मैं इस संस्था का 2008-9 में मैं इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट था जी। उस समय जो ये बेंगलोर की, हैदराबाद की आईटी कंपनी हमारे देश की जानी मानी है, और उसके अंदर जब फ्रॉड डिक्लेयर हुआ तो हमारी चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट है, वो रेगुलेटरी बॉडी है। तो उस फ्रॉड में ये जानने के लिए
कि कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कंपनी प्राइस वाटर हाउस थी उसका क्या रोल था, कि उन्होंने अपना काम तरीके से किया या नहीं किया, जो हमने रूल्स रेगुलेशन बना रखे हैं, हमारे स्टैंडर्ड्स है जिसको बोलते हैं, उसके हिसाब से उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई नहीं निभाई। ओके। तो हमारी इंस्टीट्यूट ने एक हाई पावर कमेटी बनाई और उसके अंदर सारे तथ्य की जानकारी मंगाई कमेटी ने, उसके ऊपर पूरा डिस्कस किया जो हमारा प्रोसेस है पता लगाने का। और हमने जब पता लगाया, कमेटी ने करीबन 6 महीना लगा और इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि कुछ जगह पर उनका जो रोल था वो तरीके से नहीं निभाया। जैसे कि हमारे ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रोसेस है, वेरिफिकेशन ये वगैरह, जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं हमारे, जिसके हिसाब से एक हर चार्टर्ड अकाउंटेंट को वो प्रोसेस फॉलो करने पड़ते स्टैंडर्ड, जब हमारी ड्यूटी को डिस्चार्ज करते हैं ऑडिट का। तो कहीं ना कहीं उनकी कमियां थी, डॉक्यूमेंटेशन में थी, कभी कंफर्मेशन में था, प्रोसेस में कहीं ना कहीं गलती थी। अगर उस तरीके से प्रोसेस को कर लेते तो ये जो मैनेजमेंट ने घोटाला किया, जो फ्रॉड किया, इंटेंशन के साथ किया, वो पकड़ में आ जाता है। लेकिन हमारा काम ये घोटाले पकड़ने का नहीं है। अब ये घोटाला हो गया, इसलिए हमने कहा कि घोटाला जो हुआ उसको पकड़ने में जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट था उसका एक नाम जो इन्वॉल्व, मतलब जिसको बोलते हैं ना, क्योंकि उन्होंने ऑडिट किया, तो उनका इन्वॉल्व नहीं था कि उन्होंने करवाया घोटाला। प्रोसेस में जो था वो प्रॉपर और तरीके से कर ले तो शायद उसको मौका नहीं मिलता, फिर भी लोग करते। हम हमारा सब काम बहुत बढ़िया तरीके से करते बराबर, लेकिन पुलिस है ना, सरकार है, कानून है, सब है, फिर भी चोर चोरी तो करता ही है। मेरा अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो कितना भी अच्छी तरह से काम करता है, अगर मैनेजमेंट का इंटेंशन ही खराब है तो हम सीए भी कुछ नहीं कर पाए। ये यूपीसीए एकेडमी, क्या जरूरत पड़ी इसको आपको बनाने की? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स है जी, वो एक डिस्टेंस लर्निंग कोर्स है जी, प्रोफेशनल कोर्स है। और उसमें हमारे इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा रोल है चार्टर्ड अकाउंटेंट का। वो किस तरह के प्रोफेशनल को तैयार करना है, किस तरह का नॉलेज देना है उनको, उसके लिए बहुत मेहनत करती है। लेकिन ये कुछ 88 और 90 के बाद ये जो यंग जनरेशन जो अब आई, जेनजीस, यंग यूथ, हाँ आप कुछ भी नाम लीजिए, मैं तो यंग जनरेशन है, जो अपने टैलेंट के बारे में कभी जानने का कोशिश नहीं किया और नर्सरी, जूनियर केजी, लोअर केजी, हायर केजी से कोचिंग क्लासेस में जाना शुरू किया। तो अभी एक लास्ट 10, 15, 20 साल में तो एक कैंसर के जैसे इसने रूप ले लिया कि बिना कोचिंग किए बच्चा सीए बनेगा ही नहीं। 99% बच्चे जो सीए ज्वाइन करता है वो सबसे पहले क्लास को ज्वाइन करता है कोचिंग का। क्यों आपके हिसाब से? मैं आ रहा हूँ उसी पे आ रहा हूँ जी। क्योंकि एक आजकल के बच्चे जो है ना, वो एक तो पेरेंट्स का सुनते नहीं, एक पीयर ग्रुप होता है, उसमें कोई एक बच्चा इंटेलिजेंट होता है, वो कुछ भी चीज़ की सोचता है तो लोग उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। दूसरा, सबके मन में एक ऐसा परसेप्शन क्रिएट कर दिया गया कि सीए बहुत टफ कोर्स है, हर कोई नहीं कर सकता है। जैसे यूपीसी एग्जाम का भी है, यूपीसी, हाँ या यूपीसी बराबर। या जब तक आप जाते ही नहीं तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा? वाई यू फॉलो द परसेप्शन कि टफ है। मेरी कहानी सुनने के बाद हर बच्चा सीए कर सकता है। आज मुझे गर्व होता है, पहले तो मुझे घर परिवार के लोग अलग तरह से लेते थे। मैं 3rd स्टैंडर्ड से लेकर 7th स्टैंडर्ड तक मैं कभी भी डायरेक्ट पास नहीं हुआ, हमेशा हर साल मुझे सप्लीमेंट्री एटीकेटी आती थी। 8th में मैं पहली बार ग्रेस से पास हुआ और रियल में जो वैकेशन का मज़ा किया, क्योंकि नहीं तो जब भी एटीकेटी आती थी
तो स्कूल खुलने के पहले आपको एग्ज़ाम देना पड़ता, तो पढ़ाई करना पड़ता था। तो 8th में मैं पहली बार मामा के घर गया वैकेशन में। मेरी मम्मी जो इस दुनिया में नहीं है फिजिकली, बट हर सेकंड वो मेरे साथ रहती है। उनको मेरे ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस था। उन्होंने 9th में मुझे साइंस मैथमेटिक्स दिलवाया। बोले मेरे बेटे को मैं पिलानी भेज के इंजीनियरिंग कराऊंगी। लेकिन होनहार बच्चा रहा ना शुरू से ही। 9th में फिर मुझे सप्लीमेंट्री आया और मैं वहीं नहीं रुका। मैं 10th में 2 बार फेल हुआ। फैमिली का रिएक्शन क्या था सर? जब मैं तीसरी बार एग्ज़ाम दे रहा था तो मेरे एक रिलेटिव मुझे मिले, क्योंकि मेरे बड़े भाई वगैरह सब अच्छी पढ़ाई कर रहे थे। मेरे घर में जो भाभी आई वो भी सब पढ़ी लिखी। तो उसने एक दिन मुझे कह दिया कि बेटा तुम पढ़ाई लिखाई नहीं करते हो, तो हम सोच रहे हैं कि वो गधा ला के आपको देंगे, डंकी होता है ना, तो उसके ऊपर जो बिजनेस करते हैं ना डंकी पे कर करके, वैसे आपको गधा चराने जाना पड़ेगा। आपका रिप्लाई क्या था? उस समय मेरा रिप्लाई था कि ये गधे मेरे लिए नहीं, आपके बच्चों के काम आएंगे। और उस दिन से मैंने मन बना लिया कि अब मैं गधे नहीं चराऊंगा, मैं दुनिया में कुछ बन के बताऊंगा। और मैंने उस दिन से जो पढ़ाई सीरियसनेस से शुरू किया, मैं आज तक ज़िंदगी में किसी भी मुकाम पे मैं फेल नहीं हुआ। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे? मैं जब 9th 10th तक था तो मुझे लगता था कि जो आजकल के बच्चे भी वही कर रहे हैं। एक भी बच्चा कभी भी ज़िंदगी में जो सो कॉल्ड जो गलत बातें होती है, जो पेरेंट्स को पसंद नहीं होती, समाज को पसंद नहीं होती, लेकिन हमको लगता है यही सब कर रहे हैं तो हम भी करें। तो मस्ती करना, ये करना, टाइम पास करना, घूमना, दोस्तों में टाइम पास करना, मैं भी वही करता था। मुझे लगता है यही बहुत अच्छा है, सब कर रहे तो मैं भी कर रहा हूँ, इसमें मैं कैसे अव्वल हूँ? मैं उसमें अव्वल भी था। लेकिन जब समझ में मुझे आ गया, कोई सिचुएशन थी या कोई? नहीं, कोई सिचुएशन नहीं, कोई इंसिडेंट नहीं हुआ? कोई इंसिडेंट नहीं है ना। बस सब लोग कर रहे थे, मैं भी उनके साथ रहता, चाय पीने होटलों में जाते, मैं भी जाता, साइकिल में घूमने जाता। हाँ सर, वो ठीक है, पर अब चेंज कैसे हुए? कोई इंसिडेंट हुआ तो चेंज? नहीं, कोई इंसिडेंट नहीं हुआ ना। अब मुझे ये कहा गया कि ऐसा होगा, मैंने अपन पढ़ाई करेंगे। और इसके पहले आर्थिक व्यवस्था बढ़िया भी नहीं थी, तो उस समय मेरे को क्या करना पड़ता था कि मैं घर घर जाकर कागज़ की रद्दी खरीदता था। वैकेशन में कागज़ की थैली बनाकर मैं फ्रूट वाले सिंगदाने वाले को बेचता था। मैं नमक मंगाता था गांधीधाम से, जो मेरा जन्म सुमेरपुर का है। मेरी पढ़ाई लिखाई जो है बीकॉम तक आबू रोड माउंट आबू में हुई। तो मैं नमक मंगवाता था, उसको वहाँ पे लोकल चक्की में पिसवा कर एक थैली पैक कर कर ब्रांड बनाया था। मेरी मम्मी ने कहा था रसोई का राजा नमक होता है ना, तो उसके ऊपर मैंने कुछ स्कीम निकाली उस समय, और साइकिलों पर रख के मैं नमक को बेचता था। जो बीड़ी आती 30 नंबर 40-45 शिकारी लंगर, मैं उसको मंगाता था, पान के गले पे बेच के आता था। एज क्या थी आपकी उस समय? यही पढ़ाई करते करते 7वीं 8वीं 9वीं में। तो वो भी था, पापा का दुकान था, उस पर भी मुझे जाना पड़ता था। बचपन से जैसे पिताजी ने कहा उनके साथ ही रहते थे। पापा सब्जी लाने जाते तो मुझे लेके जाते थे, सब्जी कैसे खरीदना मुझे सिखाते थे। मेरे को हर पल में मेरे पापा ने हर चीज़ में ट्रेनिंग दी है। समाज के साथ कैसा व्यवहार करना, रिश्तेदारों के साथ कैसा करना, खाना पाना के किस तरह का टेस्टी खाने का। आर्थिक व्यवस्था सही नहीं होने के बावजूद भी हमने हमारी ज़िंदगी, हमारे माता पिता ने एक धनवान लोग भी नहीं जीते उस तरह से हमको रईस की तरह सिखाया था उन्होंने। उन्होंने कभी एहसास होने नहीं दिया कि हमारे पास पैसा नहीं है। खुद ने नहीं खाया होगा, लेकिन हम 4 भाई और 4 बहन थे, छोटा परिवार भी नहीं था। बिग फैमिली, बराबर जी सर। घर का मकान नहीं था, किराए का मकान था। लेकिन हमने कभी भी ये फील नहीं किया हमारे पास पैसा नहीं है। हमारे फादर मदर ने हमको हमेशा इस तरह से किया।
और उसके बाद मैं 12th हो गया। जब जी। 10th में ओके। नंबर भी अच्छे आए तो मेरा इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं मिला, क्योंकि उस समय रिजर्वेशन कोटे का चक्कर चलता था। तो मेरे 2 बड़े भाई, मेरे से बड़े, जो अभी एडवोकेट भी है, सतीश अग्रवाल जी, वो भी साइंस मैथमेटिक्स में थे। तो उन्होंने कहा कि छोड़ अभी, क्योंकि मेरे सबसे बड़े भाई साहब हैं, वो ऑलरेडी सीए थे, मतलब हमारे उस क्षेत्र में पहले ही सीए थे वो। तो उन्होंने कहा बेटा, जब तुम साइंस में तुम्हारा एडमिशन नहीं हो रहा है, कॉमर्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, अच्छा। तुम सीए कर लो आकर। तो उस समय हिंदी मीडियम से बम्बई आना है, 1% रिजल्ट आता था, फेलियर था, घबराहट थी कि सीए तो बहुत बड़ी बात बहुत है। बड़ी बात है। तो मैंने कहा भाई साहब मुझे नहीं करना है, मैं तो धंधा करूँगा, मैंने पापा के साथ धंधा सीखा है, वही धंधा करूँगा। तो उन्होंने मेरे कुछ मार्क्स देखे, इनकम टैक्स में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। उन्होंने कहा कि बेटा देखो, पढ़ाई का एक समय होता है ना, तो अभी ये समय पढ़ाई का है, पढ़ाई कर लो, नहीं होगा तो धंधा तो कभी भी बोलोगे मैं बैठा दूंगा दुकान पे। तो मैंने सीए ज्वाइन कर लिया, और मुझे मालूम था कि नहीं होगा। तो मैंने कहा भाई साहब ने कहा तो 6 महीना तो करो। जब 6 महीना जब ज्वाइन किया तो हमारे सीए कोर्स करते समय हमको एक आर्टिकलशिप ट्रेनिंग करनी पड़ती है। जी। तो ट्रेनिंग में हमको क्या, ऑडिट करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। हाँ। ओके। हैं? तो जब हम बाहर गए, नानूभाई कंपनी बहुत बड़ी कंपनी थी, बड़े बड़े क्लाइंट थे। तो वहाँ पर गांव से आए थे ना, सोच कुछ देखा नहीं था। तो वहाँ गए तो हमको फर्स्ट क्लास में जाना पड़ता, फ्लाइट में जाना पड़ता, 5 स्टार होटल मिलती थी, है? और स्टाफ के लोग आते थे, सब रेस्पेक्ट करते थे। एक लर्निंग स्टेज में, एक लर्निंग स्टेज जब कि आपको कुछ भी नहीं है, खाली आपने कोर्स को ज्वाइन किया है, वहाँ पे आपको इस तरह से रेस्पेक्ट, इतनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपको नॉलेज था नहीं था, बट एक परसेप्शन ऐसा क्रिएट किया हुआ था कि ऑडिटर आया है। ओके। तो सर ऑडिटिंग में होता क्या है जब आप गए थे? सो ऑडिटर आया है जी। तो बड़े बड़ी कंपनी के सीनियर लोग, जो हमसे कई ज़्यादा सीनियर होते थे, जी सर। हमको कई बार चीज़ें नहीं आती, हम कुछ भी पूछते वो जवाब देते थे हमको, जैसे कि? बट अल्टीमेटली जैसे ये एक पूरा एक प्रोसेस है। ओके। हम कोई भी फिगर नहीं मिलता, रहे भैया फिगर नहीं, तुमने लफड़ा किया, फिर अब वो आके समझाते ये लफड़ा नहीं होता है। तो एक जो सीए कोर्स की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आर्टिकलशिप ट्रेनिंग या प्रैक्टिकल, पूरा प्रैक्टिकल, या जो आज के मेरे बच्चे अभी भी इसको सीरियसली नहीं लेते। हमारा टाइम पर हम सुबह 10 बजे ऑफिस पहुंचते थे और शाम का कोई ठिकाना नहीं था। सैटरडे संडे भी मुझे याद नहीं कि मैं कभी घर पे बैठा। ये लर्निंग फेज में आप बता रहे ये हैं? लर्निंग फेज की बात कर रहा हूँ। ओके। तो आज मैं जिस मुकाम पे हूँ ना, उसमें मेरे आर्टिकलशिप ट्रेनिंग का जो मैंने सीरियसली ली, इवन मैं ट्रेनिंग के टाइम के पहले और बाद में मेरे बड़े ब्रदर का ऑफिस है कालबा देवी में था। मैं वहाँ टैक्सेशन का काम भाई साहब के पास सीखने को और करने को जाता था। तो मैंने जब सीए कर रहा था, मेरा कोई यार दोस्त नहीं था, एक ही फोकस था, गरीब घर से आया था, सीए करना है। घर वालों ने कहा है, भाई साहब को देखा, बहुत अच्छा प्रोफेशन था। हमारी आर्थिक स्थिति जो खराब थी, उनके एक घर में एक सीए बनने से आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, समाज में नाम होने लगा। तो फिर मैंने कहा बड़े भाई सब कर रहे थे, मेरे को भी करना चाहिए। ओके सर, एक क्वेश्चन ऐड करना था। अगर जब आप सीए बनने गए तो वहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है स्टूडेंट्स भी, जो आपके आजू बाजू सराउंडिंग है? सराउंडिंग थी ना, बॉम्बे में आया हूँ, मेरे साथ में सब बॉम्बे के बच्चे थे। Okay. इंग्लिश बोलते थे बहुत बढ़िया, मुझे नहीं आती थी। ओके। बराबर, मन में डर भी रहता था, तो क्वेश्चन, लेकिन एक कॉन्फिडेंस था मेरे पास। सराउंडिंग इम्पोर्टेंट होती है? नहीं, कुछ भी लाइफ में ये बोलते हैं ना कि मुझे इंग्लिश मीडियम में जाना है, बड़ी स्कूल में जाना है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। जी। मैं साक्षात लोगों के सामने हूँ। जी सर। स्कूल में बैठने को मेरे पास टेबल नहीं था। मेरी कॉलेज के अंदर पहला बैच स्टूडेंट हूँ, हिंदी मीडियम, कोई टीचर नहीं, एक टीचर आता सुबह शाम तक पढ़ाता था, कोई ट्यूशन नहीं, कोई गाइडेंस नहीं, कभी मदर फादर ने पूछा नहीं ये कर ले वो कर ले। जी सर। बस ये कहते हैं बेटा पढ़ाई लिखना करना, अच्छा तरह से रहना, कोई प्रेशर नहीं? कोई प्रेशर नहीं, कोई तरह की चर्चा नहीं, हम हमारे हिसाब से करते गए सोच सोच के।
कोई गाइडेंस नहीं, किसी की ज़रूरत नहीं, खुद ही ने अपने आप को तैयार किया। आज तो मैं दुनिया भर के बच्चों को गाइड करने को तैयार होता हूँ, उनके पास समय नहीं गाइडेंस लेने का। जी सर। हमारे पास कुछ नहीं था। आज जो भी मैंने किया है, मैंने अपने बलबूते पर सेल्फ मेड जिसको बोलते हैं, लेकिन मेरे ऊपर हमेशा मेरे मदर फादर का, दादा दादी का और मेरे तिरुपति बालाजी इष्ट देव, जिनको मैं बहुत मानता हूँ, मेरा पूरा परिवार, उनका आशीर्वाद था। मुझे शक्ति मिलती गई, हिम्मत मिलती गई, और जो व्यवहार हमने लोगों के साथ रखा, जो मदर फादर से सीखा, हमको हमेशा निरंतर सफलता मिलती गई। समाज में, परिवार में, हर जगह एक अच्छी पहचान मिली। आज भी हम समाज का काम कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। ठीक है सर। सो उस समय जी। जब मैं ऑल इंडिया सीए इंस्टीट्यूट का प्रेसिडेंट बना, मैं 38 कंट्री जाने का मौका मिला। मैं इंडिया के करीबन हर गांवों में, शहरों में, छोटे छोटे गांवों में भी गया मैं। जी। जब मैंने लोगों को देखा कि मेरे इंडिया के चार्टर्ड अकाउंटेंट 2-3 तरह के ही काम कर रहे हैं, ऑडिट करना, रिटर्न फाइल करना, बैंक से लोन दिलाना, कंपनी बनाना, मेरे मन में विचार आया कि ये काम तो सब लोग जो सीए बनने का सपना भी नहीं देखते, क्योंकि सीए बहुत टफ है ना, परसेप्शन है। 4 लाख लोग ही आज की तारीख में। जी सर। हमने कब किया, जब तो बहुत कम लोग थे। आपके टाइम पे कितने थे सर? हमारे टाइम पे होंगे 60-70 हज़ार सीए। ओके। तो वो पूरा इंडिया संभाल रहे थे? पूरे इंडिया के। ओके। तो मैंने कहा जब दूसरे लोग यही काम कर रहे हैं, सीए बन के इतना टफ पेपर भी करना है, तो फ़र्क क्यों, फिर सीए करने की क्या ज़रूरत है, रिस्क लेने की क्या ज़रूरत है, बनेंगे नहीं बनेंगे करके। बीकॉम के बाद ये काम शुरू कर दो जो अभी भी कर रहे हैं, तो 4-5 साल में तो अनुभव मिल जाएगा। और एक दूसरा बात था कि जब भी मैं किसी अदर प्रोफेशनल से मिलता था, बाहर कंट्री में सर, बाहर और कहीं भी, तो बोलते थे ये डॉक्टर है। तो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता था, डॉक्टर है तो आप फिजिशियन है, आप रेडियोलॉजिस्ट है, आप ईएनटी स्पेशलिस्ट है, आप आई स्पेशलिस्ट है, सर्जरी स्पेशलिस्ट, वो है बराबर। मैं किसी इंजीनियर को मिलता था तो उसको पूछते आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, समझे। मैं किसी आईटी में पर्सन को मिलता था, मैं किसी एमबीए को मिलता था, बोले मार्केटिंग है, फाइनेंस है। आप यूपीएससी में चले जाओ तो आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है, बहुत सारी चीज़ें। लॉयर में चले जाओ, सिविल है, क्रिमिनल है, बहुत अलग अलग है। सीए मेरे भारत का हर आदमी बोलता है मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो जो मुझे एज ए प्रेसिडेंट, जो इतने बड़े महान इंस्टीट्यूट का चलाने का मौका मिला, लोगों से मिलने का मौका मिला, जब मैंने मेरे सीए का ताकत समझा नॉलेज के नाम पर। आपको ये बता देता हूँ, इस धरती पर जो बच्चा सीए है वो बहुत इंटेलिजेंट है। कैसे? कि हमारे जो पेपर आते हैं एग्ज़ाम ना, हाँ सर, वो इस तरह से पेपर आते हैं कि कोई उसका अनुमान नहीं लगा सकता है, फिर भी बच्चे पास हो रहे हैं, रैंक आ रही है। सर ये बात सही है कि हर साल चेंज होता है पेपर, मतलब नहीं, रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं आते? हमारे यहाँ का सिस्टम ही एक अलग है, कोई अनुमान ही नहीं लगा सकता है। और ऐसी सिचुएशन में मेरे बच्चे पास होते हैं, रैंक होल्डर आते हैं, मतलब वो इंटेलिजेंट है। ओके, है ना जी। तो ये सब कुछ होते हुए भी अभी भी समाज मेरे सीए प्रोफेशन को नहीं समझ पाया कि देश की इकोनॉमी में हम लोगों का कितना बड़ा योगदान है। लोग क्या है, जिनको समझ नहीं है ना सीए प्रोफेशन की, वो बोलते हैं घोटाला हुआ तो सीए ने किया। आप ये बताइए कि सीए किसी कंपनी में जाके बैठता है? वो जो बुक्स बनाते हैं लोग, जो बिजनेस करते हैं, बराबर, उसको जाके हमारे कुछ सिस्टम्स है उसके थ्रू वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करते हैं। प्रोसेस सबको सेम फॉलो करना पड़ता है। और एक ये कहीं फ्रॉड है, चीटिंग है, एक ये इंटेंशन से जिसको बोलते हैं, इज ओनली द वॉच डॉग। ओके।
लेकिन लोग अभी तक समझे नहीं। लोगों का कहना ये है कि ये फ्रॉड हुआ, मतलब इन्होंने ध्यान नहीं दिया है, मिले हुए हैं। तो जिस तरह की ये सब अलग अलग बातें हो रही है वो चलती रहती है सीए प्रोफेसर के बारे में। मैं तो जब भी कोई सीए प्रोफेसर के बारे में कोई उल्टा बोलता है ना, मैं बोलता हूँ भगवान ने इसको सीए के बारे में जानकारी नहीं दी, अज्ञान आदमी है। और अज्ञान आदमी कुछ भी बोलता है तो उसकी बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। मुझे मेरे सीए प्रोफेशन में बहुत बड़ा गर्व है। तो मैंने जब सीए बन गया, प्रेसिडेंट बन गया, तो एक दिन मैं मेरे माता पिता के पास, टाइम नहीं मिलता है बॉम्बे में, तो आबू रहते थे, मैंने चलो मिल के आता हूँ। और मैं मेरे जो इतने अच्छे मोमेंट इस प्रोफेसर ने जो मुझे मान सम्मान दिया है, मैं उनके साथ जाके इस मोमेंट को शेयर करना चाहता हूँ। तो मैं जब उनके पास गया तो मदर तो बट नेचुरल है, उन्होंने कहा बेटा तेरे एक ही बेटी है रिया, जब वो ससुराल चले जाएगी और तेरे को इतना काम करने का आदत है तो तू बड़ा परेशान रहेगा, तो तेरे को एक कोई स्कूल खोल देना चाहिए गांव में। ओके। तो मैं तुरंत मदर के घुटने पे सो रहा था जी। उठा और मैंने कुछ राजस्थान गवर्नमेंट के ऑफिसर से उनसे बात किया कि उन्होंने कहा कि पहले तो बेटा एक तेरे बेटा होना चाहिए। क्यों सर? क्या कि पेरेंट्स को, लोगों को लगता है ना कि बेटियां नाम नहीं कर सकती, बेटे ही नाम कर सकते हैं। ओके। है ना, हर एक के मन में ये रहता है। तो मैं बोला मम्मी आजकल के ज़माने को देखते हुए 99% पेरेंट्स अगर बच्चों की पूरी डिमांड करने के बाद में भी 1% भी अगर कोई कारण से, इंटेंशन नहीं रहता नहीं करने का, कोई कारण होगा जो बच्चे नहीं समझ पाते, अगर उसको पूरा नहीं कर पाते तो बोलता तो आपने मेरी ज़िंदगी में कुछ किया नहीं। और मैंने कहा जब मैं समाज में हूँ मैं पूरी कोशिश करूँगा, मेरे पिताजी ने मुझे संस्कार दिए, मैं देने की कोशिश करूँगा। कल को ये जो वातावरण है जो चल रहा है, तो वेस्टर्न कल्चर चल रहा है, उसके चक्कर में वो बच्चा ने कभी गलत लाइन में चले गया तो कई पेरेंट्स के साथ हो रहा है। जी सर। मतलब आज अगर बच्चे के साथ खाना खाना है तो बच्चे की इच्छा के हिसाब से खाना है, माँ बाप की इच्छा से नहीं होता है। बच्चे को सोना है तो अपने हिसाब से होगा, घर के सिस्टम से नहीं सोगा। कहीं जाना है, परिवार में जाना है, रिश्तेदार में जाना है, पेरेंट्स की किसी की नहीं चलती। ठीक है सर। कम टू टॉपिक सर, UPA-CA जो आपकी एकेडमी है पूरी, ये बेसिकली ऐसा क्या करता है कि बहुत सारे CA यहीं से निकल रहे हैं? मैं ऐसा क्या पढ़ाते हैं? मैं ये बता रहा हूँ जी। तो जब ये बोला गया तो मैंने कहा कि मैं एक स्कूल बनाता हूँ। तो स्कूल मतलब धीरे धीरे जगह मिली मुझे, तो मैंने कॉन्सेप्ट डेवलप किया कि यार इंजीनियरिंग करूँ, MBA करूँ। फिर मैंने कहा नहीं, अगर मुझे समाज सेवा करनी है जो मदर फादर ने कहा है, तो जिस प्रोफेशन ने मुझे जो चीज़ दी है, मैं उस प्रोफेशन में क्या क्या वीकनेस है और उसमें क्या नया सुधार ला सकता हूँ। ओके। एज ए प्रेसिडेंट बनने के बाद तो सब कुछ मालूम पड़ गया ना। जी सर। मैं उसको एज ए प्रेसिडेंट वहाँ नहीं कर पाया क्योंकि 365 दिन का एक टेन्योर रहता है। तो मैंने सोचा कि चलो ये तो ज़िंदगी भर मैं ही प्रेसिडेंट हूँ, ये इंस्टीट्यूट में ऐसा काम करूँ कि एक ये 75 साल हो गए, मैं कुछ नया सीए प्रोफेशन में मैं बदलाव लाऊँ। आप किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट को पूछेंगे ना तो 2008, 9, 10 में जो मैं बदलाव लाया हूँ आज भी मेरे सीए परिवार के लोग याद करते हैं। तो एक मैंने कहा था शुरू में कि डिस्टिंक्ट लर्निंग है, हमारे यहाँ कॉलेज कैंपस नहीं होता था। जी सर। तो मैंने इतनी बड़ी जब 25 एकड़ में माउंट आबू में, आबू रोड में ये जब कैंपस खड़ा किया तो सबसे पहले मैंने वहाँ पे कॉलेज बनाई, बराबर। तो एक नया कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। अब वहाँ पर जब कॉन्सेप्ट को मैं बना रहा था तो धीरे धीरे डेवलप करके किसी ने कहा ये UPCA गुरुकुल है वर्ल्ड का पहला, तो फिर गुरुकुल का नाम जुड़ा। ओके, गुरुकुल, इसलिए गुरुकुल आपने ऐड किया। फिर गुरुकुल ऐड हो गया जी। जब गुरुकुल हो गया तो गुरुकुल में हमारी जो पुरानी पद्धति में गुरु चेला संस्कार वगैरह देना होता है, मैं आ रहा हूँ उसी पे। जी सर। तो फिर हमने, पिताजी ने कहा कि बेटा गुरुकुल नाम बहुत बढ़िया है, ओके मैं यहाँ रहूँगा, मैं बच्चों जो संस्कार आप लोगों को दिए, आप इतने बड़े बने, और भी बच्चों को मैं बनाऊँगा, हमारा भी मन लगेगा, हम इन्वॉल्व होंगे। फिर हमने वहाँ पर ये गुरुकुल बनाया। आज मेरे UPCA गुरुकुल के अंदर ये 25 एकड़ की जगह 150 बच्चों के रहने के लिए बनाया है। मेरे पास कन्याकुमारी से कश्मीर तक के बच्चे आते हैं।
जी 6 कंट्री के बच्चे आए, दुबई से आए, ओमान से आए, कुवैत से आए, नेपाल से आए, बहरीन से आए, इंडोनेशिया से आए। पहले मैं हर साल केवल 25 बच्चों को एडमिशन देता था। आप बोलेंगे आपने 150 का बनाया, 25 को दिया। जी बेसिकली ये पूरा कैंपस मैंने अपने आप को बिजी रखने के लिए बनाया था। तो एक समाज सेवा का एक प्रोजेक्ट था जिसको बनाने के लिए मुझे दूसरे भी काम करने हैं। तो मैं यहाँ पर केवल मेरा नाम लैंड करने वाला नहीं था कि उत्तम अग्रवाल प्रेसिडेंट तो उसने बनाया। जो मेरे पास है उत्तम अग्रवाल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, ओके, है ना? जी सर। मैं आज इसलिए उत्तम अग्रवाल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ मेरी तारीफ कर रहा हूँ। लोग मुझे मानते हैं, अभी समाज मेरा मुझे मानता है आपके नाम से, आपके जो नाम मैंने इतना काम किया, जी सर, है ना, उसके कारण मानते हैं। तो लोग मानते हैं मतलब मैंने अच्छा काम किया। जी इसलिए मैं कह रहा हूँ उत्तम अग्रवाल, दूसरे लोग भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं जो हूँ वो तो मैं बना सकता हूँ जी। बराबर। किस तरह से मदर फादर का रोल रहता है, किस तरह से हमारे संस्कार है, किस तरह से हमारा समाज चलता है, क्या हेल्थ रहनी चाहिए। तो उस कैंपस में मैंने एक तो उत्तम प्रकाश अग्रवाल कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स का बनाया है। जी ये मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से। क्योंकि आज की तारीख में जो भी बच्चा सीए ज्वाइन कर रहा है वो सब कोचिंग क्लास में जाते हैं। कोचिंग क्लास का टाइम होता है सुबह 7-8 बजे से लेकर 10-11-12 बजे तक। सारी कॉलेज का टाइमिंग में वो रहता है। बच्चे केवल फॉर्म भरते, एडमिशन लेते और कोचिंग के चक्कर में वहाँ जाते नहीं है, तो एक पैसा देके नाम की डिग्री लेके ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ओके, अब पता लगा लीजिए, कुछ कॉलेज है जिन्होंने टाइमिंग आगे पीछे किया, बट मैं कहता हूँ कि बच्चे रेगुलर कॉलेज नहीं जाते हैं। सर, जब से आपसे बात किया आप थोड़ा कोचिंग से थोड़ा आप गुस्सा हैं, क्यों ऐसा? कोचिंग इसीलिए है कि कोचिंग से अगर बच्चों का करियर बनता होता, ओके, अगर 100 बच्चे हैं तो 100 के 100 पास होते, 100 में से 70 पास होते, 60 पास होते। पास तो 100 में से 5-10 हो रहा है जी। बराबर। वो बच्चे जो 5-7 बच्चे पास हो रहे हैं ना, वो खुद इंटेलिजेंट है, इसकी क्रेडिट कोचिंग क्लास वाले लेते हैं। मेरे यहाँ एक बच्चे का रैंक आया, मेरी टीम ने बोला कि सर अखबार में दे दो। मैंने कहा मैं पागल आदमी नहीं हूँ। कल को मुझे किसी ने पूछ लिया कि एक रैंक आई बाकी 19 की रैंक नहीं आई, अरे पास भी नहीं हुआ, तो क्या जवाब मेरे पास? आई एम नॉट हियर टू यूज़ द टैलेंट ऑफ अदर्स फॉर माई ओन ब्रांडिंग। या मैं उस क्लास को सब सल्यूट करूँगा, कोचिंग क्लास को मैं उसकी तारीफ़ करूँगा। अगर उसने 100 बच्चे लिए तो कम से कम 90 बच्चे को पास करके बताए। मुझे एक भी कोचिंग क्लास लाके बता दो, नॉट इवन 10% उनके बच्चे पास होते हैं, लेकिन बच्चा समझने को तैयार नहीं है। वो जाकर अपनी जो टैलेंट है उसको देख नहीं पाता, डिपेंडेंट हो जाता है। जो बच्चे कोचिंग क्लास में जो पढ़ा रहे हैं, कई लोग तो सीए बने नहीं हैं, वो पढ़ा रहे हैं, और कई सीए जो है वो पढ़ा रहे हैं। ओके, 2-5% तो मैं मानता हूँ कि उनको अंदर से भगवान ने आत्मा में दिया कि शिक्षा दान करना है, बाकी सब पैसे के लिए। आप उनसे पूछिए जो सीए प्रोफेसर हैं कि जब सीए ज्वाइन किया था, जब उनका इंटेंशन था क्या सीए करने का, वो प्रोफेशन को नहीं समझ पाए, तो उन्होंने देखा कि ये 10-12 लाख बच्चे हमारे सीए कर रहे हैं, मेरे पास 100-200-500 बच्चे आ गए, 30-40-50 हज़ार रुपये मैं लूँगा, मेरा रोजगार चला जाए, पास हो गया तो मैं बोर्ड लगा दूंगा, फेल हो गया उसकी बात नहीं करूँगा। 5-5, 7-7 घंटे अगर कोई बच्चा कोचिंग की पढ़ाई कर है, अगर पास हो जाए तो चाहिए क्या? 5 मिनट की हनुमान चालीसा जब पढ़ता है ना बच्चा, तो भी उसका दिमाग फेसबुक पे जाता है, मैकडोनल्ड पे जाता है, दोस्त खा जाता है, मोबाइल पे जाता है। राइट सर। 5 घंटा पढ़कर एक परसेप्शन कर दिया कि सीए के लिए बहुत टफ पढ़ाई है, बच्चा एकदम डिप्रेशन में आ जाता है, फेल होता है बार बार, खाली वहाँ जाके बैठा हुआ वगैरह। इसलिए मेरे वहाँ पर मैंने डिस्कवर ट्रू लर्निंग, बच्चे खुद पढ़ते हैं फिर बोर्ड पर आके खड़े होते हैं, और मैंने वहाँ टीचर नाम नहीं दिया, मैंने मेंटर का नाम दिया। बच्चे को जो पर्सनल डेवलपमेंट की जो कमी है वो मैं पूरा करता हूँ। ओके सर, सोल्यूशन की बात करते हैं पूरा, क्योंकि लोग समझेंगे कि हम सिर्फ प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, तो सोल्यूशन क्या है इसका? इसीलिए यूपीसीए गुरुकुल का निर्माण हुआ जी। यहाँ पर सबसे पहले
और आज की तारीख में जो प्रॉब्लम, एक दो प्रॉब्लम और भी है, हेल्थ वाली प्रॉब्लम। बच्चों को ग्रीन सब्जी पसंद नहीं, बराबर, धर्म के बारे में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं, स्पोर्ट्स के बारे में कोई ध्यान नहीं। आप मुझे ला के देता हूँ चैलेंज, ये पूरे भारत में जितने बच्चे सीए कर रहे हैं, और ना रिश्तेदारों के साथ आना जाना, ना हेल्थ वाइज, ना स्पोर्ट्स वाइज, ना कोई रिलीजियस, ये सारी चीज़ें नहीं है। बच्चा परेशान रहता है, थका रहता है, उसको मालूम नहीं मुझे क्या करना क्या नहीं करना। कोचिंग क्लास इधर है, 5 किलोमीटर दूर पर घर है, फिर ऑफिस है, ही इज़ नॉट एबल टू मीन्स अपने आप को एडजस्ट ही नहीं कर पा सकता है, डिप्रेशन में आ जाता है। 3 बार फेल हो गया, 5 बार, फिर समाज रिश्तेदार बोलना शुरू कर देते हैं। गलती क्या हुई कि सिस्टम जो है वो पूरा गलत सिस्टम है। तो मैंने इसके लिए सबसे पहले ध्यान दिया कि मेरा कैंपस जो है एकदम एनवायरनमेंट ग्रीनरी के। मैंने सोचा कि इंडिया के बच्चे फॉरेन क्यों जाते हैं, पढ़ाई मेरी इंडिया की बेस्ट। आपको बता दूं, हमने जब मैं प्रेसिडेंट था ना, मैंने बहुत सारे एमओयू किए, और वो एमओयू के अंदर हमने हमारी इंडिया की कंडीशन को बेस्ट रखा। तो मेरे यहाँ पढ़ाई तो बहुत जोरदार है, हार्ड वर्किंग भी है, फिर भी क्यों जा रही है? लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर एनवायरनमेंट जो बोलते हैं दिखावा बच्चों को। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, हाँ, उनको लगता है बड़ा बड़ा तामझाम होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो मैंने कहा कि मेरे को कम से कम एक प्रोफेशन के लिए एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर एकेडमी बनाऊँ जहाँ कम से कम, क्योंकि सीए लोग हैं ना, मिडिल क्लास और गरीब लोग करते हैं। क्योंकि बड़े बाप के बेटे जिनके पास पैसा होता है वो तो डोनेशन वोनेशन दे के बड़ी बड़ी फीस फॉरेन में जाके डिग्री ले लेते हैं। अब जो गरीब लोग घर के लोग होते हैं जी, मिडिल क्लास फैमिली के, हमारे पास डोनेशन देने को नहीं है कहीं, बराबर। तो हम लोग सीए, क्योंकि सीए में अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है, पैसा भी कम लगता है, और 21, 22, 23 साल की उम्र में कमाई शुरू हो जाता है। कितना समाज में इज्जत मिलता है, कितना सर? बहुत, हाँ, 10, 15, 20 लाख, डिपेंड्स है बच्चे के ऊपर, किसने आर्टिकलशिप ट्रेनिंग ढंग से किया, क्या उसका पर्सनल डेवलपमेंट है। अब आप मुझे एक भी चार्टर्ड अकाउंटेंट इस धरती पर मुझे लाके बताइए गरीब है उसके पास काम नहीं है, जिसको करना ही नहीं है कुछ है, एक्सेप्शनल तो सब जगह है। बाकी इतनी अपॉर्चुनिटी है चार्टर्ड अकाउंटेंट में कि वो कभी रिटायर भी नहीं हो सकता है। मैं भी 61 साल का हो गया, देखो रिटायर का हूँ, इतना काम है। क्यों? जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है और हमारी वैल्यू बढ़ती जाती है। तो मैंने इस कैंपस में पूरा ग्रीन एनवायरनमेंट किया 25 एकड़ में। मैंने वहाँ पर सबसे पहले सुबह बच्चा मेरा 6 बजे उठता है, उसको साइकिलिंग, जिमिंग, योगा कंपलसरी, ये सब कुछ कंपलसरी है। सारी सुविधा है। 7 बजे से लेकर 7:30 तक उसको नहाना है। और वहाँ पे मैंने एक तिरुपति बालाजी का एकदम मस्त टेम्पल बनाया, जब 500 से 1000 लोग आते हैं पूरे देश विदेश से भी। जितनी उसकी क्षमता हो 2-5 मिनट जाके दर्शन करके आवे, पूजा करे। उसके बाद 7:30 से 8 बजे प्योर ऑर्गेनिक सब कुछ मेरे अंदर पैदा होता है। पानी भी मेरा खुद का कुआं, बोरिंग है। दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी भी मेरा खुद का, गौशाला है। इवन गाय का जो दूध है वो भी प्योर है, क्योंकि गाय प्लास्टिक कागज नहीं खाती। चारा भी मेरे अंदर खेती में उगता है। गौशाला में भगवान का भजन लगा रखा है। आप सोचिए कितना प्योरिटी वाला चीज़ अंदर जा रहा है। सर पूरा गुरुकुल है ये तो? पूरा गुरुकुल है। बराबर। बच्चे भी गाय को चारा खिलाने जाते हैं। सब्जी, फल, फ्रूट, अनाज वगैरह जो सीजनेबल सब चीज़ें वो सब मेरे अंदर पैदा होती है। फर्स्ट क्लास मेनू बना रखा है। बच्चों को मालूम है कि हमको 7 दिन क्या मिलेगा। प्योर पानी की कोई मिलावट नहीं। कहीं हॉस्टल में दूध नहीं मिलता, मेरे यहाँ दूध भी है, चाय भी है, कोई तरह का नहीं। वो जो कैंपस में मेरा बच्चा आया, लड़का आया तो मेरा बेटा है, और लड़की आई तो मेरी बेटी है। आज की तारीख में 1-2 बच्चे संभालना मुश्किल होता है, लेकिन मैं बहुत खुश रहता हूँ कि बच्चों के साथ अपने आप को फील करता हूँ ये मेरे बच्चे। तो जिस तरह से जो खाना बनता है मैं भी वही खाना खाता हूँ, उसी किचन में खाता हूँ। मेरे मम्मी पापा थे वो भी वही खाते थे, मेरा पूरा परिवार, मेरा स्टाफ, कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है। फिर 8 बजे से लेकर 12 बजे तक मेरी कॉमर्स कॉलेज की पढ़ाई होती है। मैंने अभी कहा ना प्रॉब्लम कॉमर्स नहीं जाते। जी। बच्चा मेरे कैंपस में ही है। हॉस्टल जिस बिल्डिंग में रहते हैं और कॉलेज जहाँ पढ़ाई करनी है, नॉट इवन 500 मीटर। तो न तो एक्सीडेंटल रिस्क है, न पोल्यूशन है, न टायर्डनेस है, न टाइम वेस्टेज है। इंडिया में टाइम का वैल्यू समझते कहाँ हम लोग।
तो 8 से 12 कॉमर्स की पढ़ाई, 12 से एक पर्सनल डेवलपमेंट, जो हमारे सीए प्रोफेशन में आज की तारीख में बहुत कमी है। अब इंस्टीट्यूट ने काफ़ी कुछ कर दिया है, लेकिन बच्चे उसको सीरियसली नहीं लेते। क्यों? कि कोचिंग क्लास में सिखाया जाता है कि भाई तू पहले पढ़ाई करके डिग्री ले ले, बाद में कुछ कर लेना। जैसे डिग्री आती है तो हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटी है कि बच्चा पैसे कमाने के चक्कर में सब कुछ भूल जाता है। 10th में जब बच्चा आता है ना, तो पेरेंट्स बोलते हैं बेटा बहुत पढ़ाई करना, अच्छी स्कूल में जाना है। जब स्कूल में पहुंचता है 12th में, तो ये कोचिंग क्लास की मार्केटिंग इस तरह से है कि आपको सीपीटी में इतना डिस्काउंट, ये डिस्काउंट, तो 12th की कोचिंग 11th की कोचिंग के साथ में बच्चा उसमें ट्रैप में आ जाता है। तो बच्चा उसमें लग जाता है, दोनों साथ साथ में पैरेलल। फिर जैसे 12th पास होता नहीं, उसके पहले वो सीपीटी की पढ़ाई शुरू हो जाती है। सीपीटी का शुरू हुआ और पास हुआ, फिर इंटरमीडिएट की शुरू हो जाती है। 9 महीने के हिसाब से गैप से होता है, तो लोगों को लगता है इतना पढ़ना पड़ेगा, तो कुछ दूसरी एक्टिविटी नहीं करते। फिर उसके बाद आर्टिकलशिप ट्रेनिंग हो, फाइनल हो गया, जैसे डिग्री आई नौकरी काम धंधे पे चले जाता है। तो बच्चा न समाज देखा, न परिवार के साथ रहा, न यार दोस्त देखा, दुनिया देखने को नहीं मिली, और जॉब में लग गया। ओके। प्रकाश सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आप यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ये पूरे देशों में घूमे, तो आपने वहाँ के जो सीए देखा है और यहाँ के सीए में क्या फ़र्क है? मैंने यही बताया कि हमारे यहाँ ज़्यादातर कंप्लायंस में हम लोग बिजी है, फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, ये ऑडिट कर लो, वो कर लो। वो लोग वहाँ पे सारी वैल्यू एडिशन की बात करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट, वैल्यू एडिशन, रिस्क, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मतलब अलग अलग सोच के हिसाब से, ठीक है, स्ट्रक्चरिंग करना, मर्जर करना, ये करना, जो रियल हमारा काम है। उनकी एजुकेशन कैसी है? सी एजुकेशन तो मेरा ही बेस्ट है सीए का। हमने जो एमआरआई की है ना, वो अपने आप में एकदम अलग तरह के एमआरआई है। मैंने यही कहा है, इंडिया का बच्चा टैलेंटेड, हार्ड वर्किंग, हमारे पेपर इतने टफ, उसको पास करता है। सब कुछ करने के बाद वी आर द बेस्ट, सीए इंस्टीट्यूट बेस्ट, माई स्टूडेंट इज द बेस्ट, बट द कॉन्फिडेंस जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की मैं बेस्ट हूँ, वैसा कॉन्फिडेंस उनमें नहीं है। सो आई एम क्रिएटिंग दिस एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट इन यूपीसीए गुरुकुल, कि मेरे यहाँ बच्चा आए, पूरा स्ट्रेस फ्री रहे, हेल्थ बढ़िया मेंटेन रहे, संस्कार के साथ जिए, जो हमारे बुजुर्गों ने जो चीज़ें दी है, जो बेस्ट थी, जिसको आप भूल रहे हैं, उसको करें, अपना करियर बनाए। जी सर। ओके, आगे बढ़ते हैं सर। आपने जैसे बोला कि आपने बहुत सारे सीए बनाए हैं, अपनी फैमिली में बनाए, तो वो क्या गलती थी जो आपने दोहराई नहीं है, जो और लोग करते हैं गलती, कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बना देते हैं? नहीं, अटेम्प्ट और ये जो बोलते हैं ना, 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, ये हमारी कमियों के कारण होता है। कैसी कमी? क्योंकि लोग ट्रायल एंड एरर के बेसिस पे एक बार दे दो एग्ज़ाम, फिर देख लेंगे। वो क्या करते हैं कि कोचिंग क्लास जाते हैं, और हर सीए बच्चा जो ज्वाइन करता है ना, वो फियर के कारण 15-15 घंटे भी पढ़ता है, बस उसको क्या पढ़ना है उसको मालूम नहीं। क्या पढ़ना रहता है? मतलब एग्जैक्टली कि मुझे किस तरह के पेपर की तैयारी करनी है, वो उसको मालूम नहीं। पानी चाहिए? नहीं, उसको मालूम नहीं। बस कभी अकाउंट पढ़ लिया, कभी ऑडिट पढ़ लिया, क्योंकि 3 महीने पढ़ना है, 4 महीने पढ़ना है, तो जो किताबें दिखी उसको किताब लेके बैठ गया। और दूसरा क्या होता है, ये 4-5 दोस्त लोग होते हैं, बराबर। तो जैसे मैं ऑडिट पढ़ रहा हूँ, मैंने आपको गलती से फ़ोन लगा दिया, दोस्त है आप, क्या कर रहा है? बोला मैं लॉ पढ़ रहा हूँ। आप आए और आपने लॉ पढ़ना शुरू कर दिया, वो जो पढ़ रहे थे उसको साइड में रख दिया। फिर थोड़ी देर बाद में किसी से फ़ोन किया, टैक्स पढ़ा, उसने टैक्स पढ़ना शुरू किया। इन बिटवीन किसी को फ़ोन कर दिया, बराबर, कि मैं एफएम पढ़ रहा हूँ, और उसने बोल दिया कि बहुत टफ़ है। वो बच्चा प्रेशर में आ जाता है, एफएम टफ़ है, एफएम टफ़ है, ऐसा कहना शुरू कर देता है, और उसके मन में एक फियर पैदा हो जाता है। तो हमारे कॉलेज में सबसे पहले मैं बच्चों को कहता हूँ कि पहले तो आप जो है ना 2, 4, 5 दिन सारे मेरे सब्जेक्ट के इंडेक्स को पढ़ो, कि सीए इंस्टीट्यूट ने कोर्स करिकुलम में क्या क्या सब्जेक्ट दिए, उस पर क्या क्या चैप्टर है, क्या आपके नॉलेज की उसकी एक्सपेक्टेशन है ना। जब ये खाली प्रीफेस, फॉरवर्ड वगैरह पढ़ोगे, सब्जेक्ट देखोगे, ये देखोगे, तो एक ग्लांस में आपको 2, 4, 5 दिन में मालूम पड़ जाएगा थोड़ा बहुत कि आपको सीए करके क्या क्या नॉलेज की ज़रूरत है। उसके बाद आप 10-15 साल के केवल क्वेश्चन पेपर पढ़िए, तो पहले आपको सब समझ में आ गया।
कि क्या मटेरियल मेरे पास है, क्या इंस्टीट्यूट देना चाहता है, उसी में से वो क्या चीज़ें ऐसी है जिस पे फोकस कर रहा है बार बार, वो क्या टेस्ट करना चाह रहा है। उसके बाद आप अपना प्लान बनाइए, फिर उसको पूरा पढ़िए, उसकी तैयारी करिए, उसको समझिए, एक एक वर्ड को समझिए और एक दूसरे को कोरिलेट करिए। क्योंकि अगर मेरा बच्चे को कंपनी लॉ आता है, पूरा तरीके से कॉन्सेप्ट समझा है, तो ऑडिट में बिल्कुल प्रॉब्लम ही नहीं होगा। क्योंकि टेबल पे बैठे उसको वेरीफाई तो करना है कि अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स बराबर है कि नहीं, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बराबर है कि नहीं, सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है बराबर है, वो तरीके से उसको कंप्लाई किए नहीं किए। ऑडिट इज ए प्रोसेस टू वेरीफाई ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट्स ऑल, राइट। ओके, तो उसको ये पूरा समझ में आ जाता, तैयारी करता है। right? फिर मैं उनको कहता हूँ कि आपको पढ़ाई क्या करना है, एग्जाम तक पढ़ना तो ही जी। तो आप क्या करिए कि कोई भी पेपर उठाइए, सी इंस्टीट्यूट का पास पेपर जी, और अभी से आप उसको करेक्टर नहीं है जैसे फिल्मों में होता है शूटिंग पे जाने के पहले सब क्या बोलते हैं इसको, सारे इक्विपमेंट्स उठा लें। नहीं, उसके पहले जैसे स्टेज पे कलाकार जाता है तो 2-3 दिन पहले प्री ट्रायल वगैरह होता है ना, ओके, रिहर्सल जैसे। रिहर्सल, ओके। सो तुम घर पे बैठ के एक रिहर्सल कर लो, क्योंकि सी इंस्टीट्यूट का ही पेपर है बराबर, उन्हीं लोगों ने बनाया है, सारे मापदंड वही है। तो पेपर लीजिए, आप फील करिए अपने आप को, कैरेक्टर में आइए कि मैं एग्जाम में बैठा हूँ बराबर। 2 महीने बाद या 15 दिन बाद, 1 महीने बाद वो पेपर वैसे आने वाला है उसी इंस्टीट्यूट का, और आप उसको लिखिए, करिए। 3 घंटे में देखिए कि आप पेपर को लिख सकते हैं। क्यों पेपर बाहर आके बोलता है बच्चा मेरा पेपर छूट गया, क्योंकि पहले तो लिख के तो पढ़ाई करते नहीं है, ऐसे उपन्यास की जगह पढ़ते हैं, सोते देखते लगता है आता है, जब लिखने जाता है तो कुछ नहीं आता है बराबर। हाँ, पेपर टफ आया था। अच्छा, पहले तो बहुत बड़ी बात थी कि बच्चे लोग घर पे आके झूठ बोलते थे, पापा मम्मी को, अरे पेपर में बहुत बढ़िया करके आया। फिर जब बच्चे फेल होते थे तो लोग क्या बोलते थे कोचिंग वाले कि यार इंस्टीट्यूट बच्चों को फेल करता है। वो क्यों करेगा? अगर मैं खराब हूँ, मेरी कमियां हैं, ढकने के लिए मैं किसी को ब्लेम तो दूंगा। ओके जी सर, बराबर है। तो हमने तो बहुत बढ़िया पढ़ाया था, लेकिन इंस्टीट्यूट ने फेल कर दिया। तो मेरी प्रेसिडेंटशिप में जब मुझे समझा कि हम फेल करते ही नहीं हैं, जो भी इंस्टीट्यूट का प्रेसिडेंट बनता है अच्छे काम करने के लिए जाता है। He has not right to spoil life career of any one student. If I spoil career of one student means I'm even killing one family. Right? भगवान ने अगर मुझे वहाँ इलेक्ट करके भेजा है ना, कोई अच्छे काम करने के लिए भेजा है, किसी बच्चे का बुरा करने के लिए नहीं भेजा। जी सर, बराबर। कर्म किसी और के और ब्लेम हमारे इंस्टीट्यूट को ले रहे। तो मैंने क्या किया, आंसर बुक देना शुरू कर दिया बच्चों को। अभी कई बार पेरेंट्स मुझे फ़ोन करते यार बहुत रिजल्ट टफ था, ये था वो था। मैंने भाई साहब आप आंसर बुक मंगाइए, बच्चे ने लिखा है उसको मार्क्स मिला है। हम फेल नहीं करते, हमारे यहाँ ग्रेसिंग मार्क का सिस्टम है। तो हम बच्चों को ग्रेस मार्क्स देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं, एकदम इक्वलाइजेशन है, ऐसा नहीं किसी को दिया किसी को नहीं दिया। जब करते हैं तो सबको बेनिफिट पूरा मिलता है। ओके, बराबर। तो वो गलती उनकी है। तो मेरे यहाँ पर बच्चा एग्ज़ाम के पहले ही मैं पूरे पेपर टेस्ट पेपर करके तैयारी कर लेता हूँ, और मैं गर्व से कहता हूँ कि जो बच्चे मेरे इंटरनल एग्ज़ाम में पास हुए हैं उसी सीरियल ऑर्डर में उतने ही बच्चे मेरे ये इंस्टीट्यूट जब एग्ज़ाम लेता है तब मेरे बच्चों का निकलता है। मैं दावे के साथ जो लोग बोलते हैं ना रिजल्ट मेंटेन करते ये करते हैं, मेरे पास तो अभी डॉक्यूमेंट्री पेपर है कि जो परफॉर्मेंस मेरे एग्ज़ाम में मैंने इंटरनल की है वही परफॉर्मेंस वहाँ आ रही है। 1-2% होता है इधर, कभी कई बार बच्चा प्रेशर में होगा, ये होगा थोड़ा सा फर्क, और ये नहीं हुआ कि यहाँ परफॉर्म कर रहा वहाँ जाके फेल हो गया, और यहाँ फेल हो रहा वहाँ जाके पास हो गया। तो आई एम द पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन, नॉट वन। 3 बार मुझे 3 साल रहने का मौका मिला जब प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, और 2004 में मैं एग्जामिनेशन कम्पीट ही कर रहा। तो हमारे को कभी ये फेल वेल करने का दिमाग में नहीं है। व्हाट वी डू गुड फॉर द स्टूडेंट्स वी डू दिस। सर आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है मेरा कि एक सीए को कंपनी की सीट में क्या दिखता है जो फाउंडर को नहीं दिखता है? कंपनी की सीट में जो पूरा सीट उसको देते हैं कि एनालाइज कीजिए आप, पूरा साइन करना होता है, तो वो एक फाउंडर को नहीं दिखता है, वो सीए को दिख जाता है। क्या होता है? एक इंसान को खुद की बॉडी के बारे में नहीं दिखता, डॉक्टर देखता है ना।
एक फ्लैट में रहने वाले को मालूम नहीं है, बराबर है, लेकिन आर्किटेक्ट और जो इंजीनियर होते हैं बनाने वाले, उनको सब समझ में आता है कि उसको क्या क्या सुविधा चाहिए। तो ये हम लोगों का जो प्रोफेशनल जितने भी बनते हैं हर चीज़ में, जी सर, उनको एक एक्सपर्टाइज जो नॉलेज क्रिएट होता है हमारा, है ना, तो उससे समझ में आता है कि क्या चीज़ देखनी चाहिए। फाउंडर तो क्या, बिजनेसमैन जो होता है ना, वो बेचारा धंधे में लगा रहता है, बराबर। धंधा करने के लिए उसको पैसा इकट्ठा करना, उसमें लगा रहता है। हर 25 तारीख से उसको टेंशन होता है कि मुझे पगार देनी है, बराबर। वो खुद के घर के बिया बीबी को 5,000 रुपये मांगना हो तो नहीं देवे, लेकिन सरकार का टैक्स देना, लोगों का पैसा चुकाना, पगार देना, वो उसी असमंज में पड़ा रहता है। तो इसीलिए तो सब प्रोफेशनल बनाए ना। ओके। तो हमको मालूम है कि बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या चीज़ है, कॉस्टिंग उसका क्या है, टैक्सेशन इम्पैक्ट क्या है, आप समझ रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके। मैं जीएसटी के बारे में पूछना चाहता हूँ आपसे। जो जीएसटी है ना सर, ये पहले और बाद में क्या फ़र्क हुआ है इंडिया में? क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रहे हैं, क्योंकि बाहर कंट्रीज़ में जीएसटी बहुत कम है और इंडिया में बहुत ज़्यादा है। एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हम बात करें तो जो एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है, इसमें हाउस का अगर आप वो ले रहे हो, अपना लोन ले रहे हो, तो 8 to 9% है, और एजुकेशन लोन वो 11 to 12% है। ऐसा क्यों? जो टैक्स इस देश में है जी वो सरकार चलाने का एक रेवेन्यू का बहुत बड़ा माध्यम है। जी, बराबर। हर आदमी सेल्फिश है इस धरती पर, माँ बाप को छोड़कर। जी सर, बराबर। जब देने की बात आती है तो एक्सेस है, लेने की बात आती है तो मैं बहुत कम ले रहा हूँ। सरकार है, मिनिस्ट्री है, पूरा प्रोसेस है, बराबर। पूरा देश को चलाना है, बैलेंस करते हैं, है ना, उसके हिसाब से रेट निर्धारित होती है। तो अगर मैं जिस चीज़ में मेरे को ज़रूरत है, मुझे उसमें ज़्यादा ही लगेगा। पराई थाली में हर एक को घी दिखता है। जी सर, है ना, हर एक को पराई थाली में घी दिखता है। जी, राइट। सरकार क्यों डिस्क्रिमिनेशन करेगी किस चीज़ में? देश में या इस देश में किसी भी मंत्रालय द्वारा, कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं वो ऐसे नहीं बनाए जाते। गहन 2-3 साल की स्टडी, ग्लोबल क्या चल रहा है, ऐसा करके कंपेरेटिव ये वगैरह, किसी को असुविधा न हो, इसीलिए तो बार बार बदलाव होते हैं ना। बजट आता है, टैक्स रेट ऊपर जाती है, नीचे जाती है। तो एक बार कानून बनते हैं, उसके बाद इम्प्लीमेंट होता है। जहाँ जहाँ डिफ़िकल्टी आती है, रिप्रेजेंटेशन आता है, तो वहाँ पर रिव्यू होता है ना। जी, बराबर। तो ये स्वार्थ की दुनिया है। इसके लिए मेरे को जो लगता है वो ज़्यादा है, दूसरों के लिए कम है। जी। और सर मेरा दूसरा क्वेश्चन जो है लोन के ऊपर, एजुकेशन लोन इतना ज़्यादा है, मतलब 11-12%, और होम लोन इतना कम है, ऐसा क्यों? देखिए, सब ये प्रोडक्ट है, हर आदमी की सिक्योरिटी, ये सारी कैलकुलेशंस है। रेट ज़्यादा कम नहीं, ऐसे तो ब्याज की रेट जो है, अगर अलग अलग जगह लेने जाते हैं तो कोई 15 भी लेता है, 17 भी है, साहूकार के यहाँ जाता है 30% भी लेता है। बराबर। तो आपको लगता है कम को होना चाहिए एजुकेशन लोन? मैं इस मामले में आरबीआई जो अथॉरिटी है, जी, बराबर, रेगुलेटरी अथॉरिटी है जी, वो जो करती है वो सोच समझ के करती है। तो क्या ज़्यादा है क्या कम है मैं बोल नहीं सकता हूँ, बराबर। जिसको भी जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिसकी जो कॉस्ट है, उसको देनी है। ओके, ठीक है सर। सो आपको उड़ान एक अवार्ड मिला था, वो क्यों मिला था? ऐसे है कि ये नवभारत टाइम्स ऑफ इंडिया का पेपर है जी, और वो समाज के लोगों के ऊपर गतिविधियों पे ध्यान देते हैं। और जब मैं प्रेसिडेंट बना जी सर, तो मैंने करीबन 472 डिसीजन लिए थे। 472? हाँ, छोटे छोटे बड़े बड़े सब तरह के। मैंने पूरे देश में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, चार्टर्ड अकाउंटेंट का, आईटीटी सेंटर खोले, एमओयू किए, अपॉर्चुनिटी लाए, बड़े बड़े ये सत्यम जैसे केस को हैंडल किया। तो पेपर के माध्यम से, लोगों के माध्यम से
और लोगों को सेलेक्ट करते हैं कि किस तरह से आपका अपने प्रोफेशन में, समाज में आपका कंट्रीब्यूशन है, तो ये एक रिकॉग्निशन है। ऐसा तो मुझे हमारे जो देश की राष्ट्रपति रही महोदया देवी प्रताप सिंह पाटिल ने भी हमको एज ए प्रेसिडेंट मुझे एक प्रोफेशनल एक्सेलेंसी अवार्ड मिला था जब मैं प्रेसिडेंट था। अभी तक 75 साल हो गए इंस्टीट्यूट को, इस तरह से किसी प्रेसिडेंट ने ऑफ इंडिया ने नहीं दिया है। तो क्यों दिया वो मुझे भी मालूम नहीं, लेकिन मुझे मालूम है कि मैंने बहुत अच्छे काम किए थे। तो जिसको मिलता है उसको मालूम नहीं क्यों नहीं मिलता है, देने वाला सब चीज़ सोच के देता है। जी सर। कोई ना कोई क्राइटेरिया मापदंड होता है। मैंने कभी भी कोई पैसा एडवर्टाइजमेंट देकर, है ना, इन्फ्लुएंस लगा के कभी कोई अवार्ड को मांगा नहीं। मेरा काम है काम करना, जो मैं बेस्ट काम कर सकता हूँ करता हूँ। समाज परिवार उसको किस तरह से रिकॉग्निशन करता है जी, वो अवार्ड के माध्यम से मालूम पड़ता है कि मैं जो कर रहा हूँ समाज मेरे साथ है, उनका आशीर्वाद है। और ये अवार्ड और ये एक इंस्पिरेशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, एक जवाबदारी मिलती है कि आपको और अच्छा करना है। आप उसके पीछे नहीं जा सकते जो काम कर रहे और आपको आगे बढ़ना है। जी सर। एक लास्ट क्वेश्चन था सर आपका, जो अभी क्वेश्चन एंड हो रहा है। आपने बीजेपी की ज्वाइन की? मैंने बीजेपी क्यों ज्वाइन की? जी सर ऐसा है कि बचपन से मेरे स्कूल के पीछे शाखा लगती थी आरएसएस की। मैं वहाँ जाता था। तो जब बम्बई आया तो हमारे हेमेंद्र मेहता जो बोरीवली के एमएलए थे, मैं उनकी फैमिली का सीए था, उससे मिलता था। उन्होंने मुझे ट्रेजरर बना दिया पहले, क्यों सीए था इसलिए। फिर लोगों की एक्टिविटी के शुरू से ही अपनी भावना तो थी देश के प्रति, कुछ न कुछ समाज, बचपन से मैं अग्रवाल समाज से जुड़ा वगैरह इस तरह से। तो क्यों ज्वाइन किया मुझे ही मालूम नहीं, मौका मिला काम करने का, अच्छे काम करते गए, रिकॉग्निशन मिलता गया, बढ़ते गए। अभी मुझे रिसेंटली पूरे अग्रवाल समाज की हमारी 60 साल पुरानी संस्था है, हरियाणा से चलती है जी। हमारे गोयनका परिवार, डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी जो जीटीवी के मालिक हैं, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने भी मुझे जवाबदारी दी है। और देश में करीबन जो अंदाज़ा है उसको पता लगाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। 6 करोड़ 60 लाख अग्रवाल कहते हैं, तो देश में बहुत बड़ा योगदान है जी। तो उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। तो 1 साल के अंदर बहुत सारे लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं। हम पता लगाएंगे कि हमारा अग्रवाल समाज जो है कितना बड़ा है, किस तरह से, क्योंकि आज जहाँ भी जा रहे हैं आप, सामाजिक धार्मिक स्कूल देखेंगे, हॉस्पिटल देखेंगे, धर्मशाला देखेंगे, गौशाला देखेंगे, सामाजिक जो काम हो रहे बड़े बड़े हैं, बड़ी बड़ी राम कथा, ये दुनिया भर के अग्रवाल समाज के लोग कर रहे हैं जी। स्कॉलरशिप देते हैं, मेडिकल कैंप लगाते हैं, क्या नहीं करते जी, है ना। तो शायद इस समाज के माध्यम से ये देश के सामने हमारे अग्रवाल ने कितना कंट्रीब्यूशन किया, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना किया समाज के लिए, कितने लोगों को रोज़गार दिया है, कितना टैक्स देते हैं, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। ओके, बराबर। प्लान क्या सर आपका फ्यूचर इसमें? फ्यूचर प्लान यही है। ओके, आप दिखाएंगे कि मैं पूरे 6 करोड़ अग्रवाल, जो हमारे 6 करोड़ 60 लाख अग्रवाल है जी, हमारे महाराज अग्रसेन जो कुल प्रवर्तक है जी, उन्होंने 1 रुपया और 1 ईंट का उनका एक स्लोगन था, सिद्धांत था कि हर व्यक्ति समाज का अपने खुद की कमाई में से 1 रुपया 1 ईंट दे, और वो पैसे से जो गरीब लोग हैं जिसके पास पैसा नहीं है उसको पैसा और मकान बना के दे। तो उस मुहिम को मैं वापस शुरू करना चाहता हूँ। तो उसके थ्रू सदस्यता अभियान बनाऊंगा। फिर जहाँ जहाँ हमारे अग्रवाल परिवारों को जो गरीब तबके में है किसी कारण से, उनको हम सपोर्ट करेंगे, उनके लिए काफ़ी गतिविधियाँ करेंगे। अभी 15-20 दिन हुए हैं, मुझे जवाबदारी मिली है, मैं काम कर रहा हूँ, रोड मैप बना रहा हूँ, और 1-2 साल में इस देश के और समाज और हमारे खास करके जिन्होंने मुझे जवाबदारी दी है, मैं उनकी एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल कर पाऊँ, बराबर। क्योंकि लोगों को कॉन्फिडेंस है मेरे ऊपर जी सर, कि मुझे जब सीए बनने की जवाबदारी मिली थी जी, तो आज कई सीए लोग गर्व से बोलते हैं हमारे उत्तम जी जैसे प्रेसिडेंट बनना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि इतनी बड़ी जवाबदारी आज मेरे कंधे पे, एक पे है, दूसरे कंधे पे है। पहले प्रोफेशनल की जवाबदारी ली, अब मैं समाज की जवाबदारी कंधे पे लेके चलूँगा। अब मुझे विश्वास है कि मेरे माता पिता के आशीर्वाद और तिरुपति बालाजी का आशीर्वाद मेरे ऊपर है। आपको बता दूं कि मैंने माउंट आबू में बहुत बड़ा तिरुपति बालाजी का मंदिर बनाया है। मैं 30 साल से बालाजी का दर्शन करने के लिए 31 दिसंबर और 1 जनवरी को जाता हूँ। तो बहुत इंस्पिरेशन मिला वहाँ पे जी। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, और एक अभी गेम होगा रैपिड फायर करके, आपको बस उसमें एक वर्ड में उसका आंसर देना है, ठीक है?
तो चलिए आपको जानने की कोशिश करते हैं. योर फेवरेट बुक दैट हैज़ इंस्पायर्ड यू द मोस्ट. My own book, my hard working and the sanskar of my father. No book I refer. I make my own book. Wow. Second question, turning point in your life. I said about this only when somebody say कि आपको गधे चराना पड़ेगा. I took it as a challenge. Okay. कि अभी मेरे को कोई ऐसा बोलेगा नहीं. I was successful. Okay. Third question, the one thing you did do every day to stay motivated. I always believe that मुझे अच्छा काम करना है. भगवान में विश्वास करता हूँ और रोज सुबह उठ के माता पिता का आशीर्वाद फील करता हूँ. Fourth question, one thing you wish more people know about the CA profession. Only if they visit UPCA Gurukul Yeah. website. Okay. बराबर. They will come to know what is the CA profession. And the power. And if they can talk to me, I am always free for the whole young youth people. Yeah. Because I can say that if anybody who opt for the CA course, I think one person become any one, एक आदमी अपने घर का कोई बन जाता है ना, उसका पूरा परिवार जो है वो बहुत अच्छी तरह से समाज में सेट हो जाता है. ये CA की पावर है. ओके सर, मतलब आप कहना चाहते हैं कि अगर एक घर में एक CA बन गया तो वो पूरा ड्रास्टिक चेंज पूरा डिसिप्लिन समाज में और खास करके लड़कियों के लिए, गर्ल्स स्टूडेंट के लिए इतना सिक्योर प्रोफेशन कोई भी नहीं है. मैं दूसरे प्रोफेशन का कंपेयर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने दूसरा देखा नहीं है. लेकिन मैंने गरीबी के में से आकर पहनने के लिए मेरे पास चप्पल जूते भी नहीं थे. आज मैं दुनिया के महंगा से महंगा जूता भी खरीद सकता हूँ. और ये ताकत किसने दी मुझे? CA प्रोफेशन ने दी है. तो जिससे मैं बड़ा हुआ उसी के बारे में बात कर सकता हूँ. और अभी तो दुनिया को मालूम है ना CA प्रोफेशन की क्या ताकत है, कितना सिक्योर प्रोफेशन है. ओके सर, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं. मोस्ट चैलेंजिंग डिसीजन ओके यू हैड मेक टू योर लाइफ. ओके, बेसिकली आपके पूरे करियर में आपने सबसे हार्ड डिसीजन कौन सा लिया? मेरे लिए सब डिसीजन मुझे ऐसे लगता है बन जाते हैं सब डिसीजन. मेरे को कभी कोई हार्ड और ऐसा कभी ये ऑफिस लगा ही स्टार्ट करने में या फिर नहीं, कभी नहीं. कोई जब भी कोई काम सोचा मेरा हो गया, क्योंकि मैं बड़ी शिद्दत से सोच समझ के काम करता हूँ. हार्ड क्या चीज़ होती है मेरे को तो आज तक समझ में नहीं आया. सर एक लास्ट क्वेश्चन है एंड देखते हैं, मुझे लग रहा है आपका आंसर मुझे थोड़ा समझ में आ रहा है. योर वन मिस्टेक दैट यू फील रिग्रेट इन योर लाइफ. कोई एक मिस्टेक आपको अभी भी रिग्रेट है आपकी लाइफ में? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है कि मेरी कोई मिस्टेक हुई है. मैं हमेशा भगवान में बिलीव करता हूँ और मैं लोगों को भी कहता हूँ डेस्टिनी हैज सेट एवरीथिंग. डेस्टिनी हैज सेट एवरीथिंग फॉर यू. राइट, सब लिखा हुआ. हाँ, सब लिखा हुआ है. यू हैव टू वर्क हार्ड वर्क विद द इंटीग्रिटी. और जो भी चीज़ अगर आपसे नहीं हुई है तो उसको रिग्रेट ना समझे. हो सकता है कि वो उससे बेटर होने वाला होगा, ये आपके डोमेन में नहीं था. ओके, आपने लोगों के कहने से या दिखावे में कुछ कर लिया होगा जी, इसके लिए. ओके सर. तो प्रकाश अग्रवाल सर, हमारे पॉडकास्ट का एक लास्ट पार्ट होता है जिसमें आप CA से हट के आप हमारी सोसाइटी में जो यंग स्टूडेंट्स हैं जो किसी भी फील्ड में जा रहे हैं, UPSC में जा रहे हैं, CA में जा रहे हैं, कोई भी फील्ड में जा रहे हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है कि मैं बच्चों को सबसे बड़ा कहना ये चाहता हूँ कि इस धरती पर कोई कोचिंग क्लास, कोई इंस्टीट्यूट, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी है जो आपका कैरियर बना सकती है. मदर फादर चाहे पढ़े लिखे है नहीं है, अमीर है, गरीब है, बच्चों ने अगर उनके साथ बैठ के समय स्पेंड किया, उनकी बातों को सुना, बराबर, उनके लिए कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है लाइफ में. कोई प्रकार का प्रेशर, पीयर प्रेशर, फ्रेंड सर्कल का कोई प्रकार की चीज़ों में नहीं आना चाहिए. कोई परसेप्शन पे नहीं, अपने टैलेंट को खुद को जानने का कोशिश करें, मेहनत करें. ये ना बोले कि ये कॉलेज लाइफ है, ये स्कूल लाइफ है. बराबर, लाइफ भगवान ने 0 से लेकर 100 साल तक की लाइफ पूरी दी हुई है. बराबर, तो इसके लिए इसको टुकड़े टुकड़े में ना बांटें. पहले बढ़िया इंसान बने, बराबर, और अपने पैरों पे खड़े हों. कभी भी डिमोटिवेट, डिप्रेस ना हो. जो भी सर्कल में जो लोग आपको बता देता हूँ, इस लाइफ में आपका कोई भी नहीं माँ बाप के अलावा. डोंट वेस्ट योर टाइम टू लिसन टू समवन एल्स.
कोई आपका भला करने के लिए नहीं आया। एवरीबडी सेल्फिश, बराबर। मदर फादर की बात है, उनका काम है देने का, लेने का एक्सपेक्टेशन नहीं है। बाकी आपके साथ जो भी जुड़ा है, इवन हस्बैंड का वाइफ का भी जो रिलेशन लेने देने का है, वाइफ का हस्बैंड के साथ लेने देने का, भाई बहन का लेने देने का है। लेकिन माँ बाप का जो है उनका केवल देने देने का काम है। तो जो आदमी केवल आपको देने का सोच रहा है, आप उसकी बात को मानिए, बराबर। बाकी आप क्या खुद के इंटेलिजेंसी से को यूज़ करिए, और जो भी आपके संपर्क में आते हैं उनको सुनिए, सबको कर रही है अपने मन की। सो प्रकाश सर, यही हमारा पॉडकास्ट था। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ थे और आपने अपना टाइम दिया, और आपके हर एक काम में हम आपका योगदान करेंगे, ठीक है। मैं कोई भी बच्चे को कभी भी अपने करियर से रिलेटेड बात करनी है, डीमोटिवेटेड, डिप्रेस है, मेरा नंबर है 9322270069। आप कभी भी, कोई चार्ज वगैरह नहीं है, मेरी हॉबी है, क्योंकि जिस लाइन से मैं गुजर के आया हूँ, मैं सक्सेस हुआ हूँ, मैं आपको उसके रास्ते के बारे में डिटेल में बता सकता हूँ। आपके जब वही क्वेश्चन होगा या ये पॉडकास्ट के माध्यम से भी आप उनको भी लिख सकते हैं, वो भी मुझे अप्रोच करेंगे। मैं पॉडकास्ट की पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ कि मेरे विचार आप युवाओं तक पहुँचा रहे हैं। और मैं करीबन आज हज़ारों कॉलेज स्कूल में जाकर मैंने सेमिनार किए हैं, हमने बहुत बच्चों को समझाने का कोशिश किया है। मैं ये मानता हूँ कि अगर 500-1000 बच्चे बैठे हैं तो 2-4 बच्चे ही उसमें से कन्वर्ट होते हैं, बराबर। ये पॉडकास्ट के माध्यम से अगर 1-2 बच्चा भी अगर अपने करियर को, मेरी बात को सुन के अमल में ले लेगा, तो ये पॉडकास्ट की टीम जो युवाओं की टीम है, जो इस मकसद से निकली हुई है। क्योंकि मैं जब बच्चों से पूछ रहा था जो पॉडकास्ट से, इन्होंने सेल्फ, इनको किसी ने फंडिंग नहीं किया। इन्होंने जब लगा कि बच्चे डिप्रेस हो रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो इनकी टीम इस मुकाम पे निकली है कि जो लोग अनुभवी हैं, जिन्होंने डिफ़िकल्टी फेस करके, लड़ाई करके आज मुकाम पे खड़े हैं, उनके विचार लेकर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये पॉडकास्ट की टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इन्होंने ये बीड़ा उठाया, एंड गॉड ब्लेस देम, एंड आई विश देम सक्सेस इन देयर विजन। थैंक यू वेरी मच। ओके, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नए पॉडकास्ट में। जय हिंद, जय भारत।